नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स का पेपर हो चुका है एंड आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन पेपर खत्म होने के बाद इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू जज कि हमने पेपर कैसे सॉल्व किया था, क्या हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। तो हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं आपके बेसिक सैंपल पे बेसिक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन सेशन। ठीक है, तो इस सेशन में आपका जो बेसिक क्वेश्चन पेपर था मैथमेटिक्स का, उसका सॉल्यूशन आपको प्रेजेंट किया जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर का कोड 43311, 43012 एंड 43013 है तो यह सेशन पूरा आपके क्वेश्चन पेपर पे बेस रहेगा। हो सकता है सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब हो सकता है जो मेरे क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन हो वो आपके क्वेश्चन पेपर का थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और उसके हिसाब से अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करें। ठीक है, अगर आपका इसके अलावा कोई कोड है तो आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर मेल कर सकते हैं, हम उसका भी सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, चलिए एक बार फिर से कोड रिपीट कर दूं, चेक कर लें। 43011 है बेसिक क्वेश्चन पेपर का, तो मतलब आप ये सॉल्यूशन वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं भी है, अगर आप जनरली चेक करना चाहते हैं कैसे पेपर को अप्रोच करना है, क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप बिल्कुल सेशन को एंजॉय करें। इन 3 कोड वालों के सारे सवालों के जवाब यहां आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा पेपर। तो आपको पता है, जैसा कि मैंने कहा, बेसिक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है ये, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैथ्स बेसिक। आप सबको इंस्ट्रक्शन भी पता है, सबके सेम ही थे कि भैया हमें 2 घंटे का टाइम दिया गया है और 40 अंक हमें प्राप्त करने हैं। चलिए ये क्लियर था। इंस्ट्रक्शंस आपके वही थे जो हमने हर बार देखे हैं कि भैया 2 मार्क के आपको 6 सवाल हैं प्रथम सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में 3 मार्क के सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 10, और चौथे सेक्शन में आपको थर्ड सेक्शन जो आपका वहां 4 मार्क के आपको सवाल मिलते हैं। कितने? 4, जिसमें आपको 2 केस स्टडीज भी दी गई थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। आपने पेपर दे दिया है तो आपको याद ही होगा। हम शुरू करेंगे सिक्वेंशियल ऑर्डर में, पहले सेक्शन 2 को अप्रोच करेंगे जहां पे हमारे 6 सवाल हैं 2 मार्क के। ठीक है, सबसे पहला सवाल आप देख लीजिए, हमारा जो पेपर है उसका कोड है 43012। ठीक है, अगर आपका कोड 43011 है तो जहां तक मुझे ध्यान है उस प्रश्न पत्र का ये तीसरा या चौथा सवाल है। ठीक है, तो सीक्वेंसिंग का फर्क है, 43011 हो 43013 हो, आप यह सॉल्यूशन देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए यहां पे हम देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या करना है आपको? नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। जो भी आपके रूट्स थे उनका क्या नेचर होगा। इक्वेशन थी आपकी x² - 5x + 9 = 0। अब किसी भी इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताने के लिए हमें d की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो हम यहां पे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या निकालेंगे? d की वैल्यू हम जज करेंगे वो कितनी है, उसके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। d निकालने का फॉर्मूला है b² - 4ac, और वही हम यहां पे यूज करने वाले हैं कि d = b² - 4ac का फॉर्मूला यूज करके आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले a b c की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो a है यहां पे 1, b है यहां पे -5 और c है यहां पे 9। ठीक है, चलिए अब आप वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे अपने सवाल सॉल्यूशन में। तो जैसे ही आप सॉल्यूशन में रिप्लेस करेंगे, d की वैल्यू आएगी b² मतलब -5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पे आ जाएगा -4 इंटू a की जगह आ जाएगा 1 और c की जगह आ जाएगा 9। ठीक है, चलिए -5 का स्क्वायर भले ही नेगेटिव है लेकिन स्क्वायर होगा पॉजिटिव, तो 25, 9 4 जा 36, तो यहां पे आ जाएगा -36। d की वैल्यू आएगी -11। कितनी आएगी d की वैल्यू? -11, है ना? यही आया आपका आंसर। अब क्योंकि d की वैल्यू नेगेटिव है तो d की वैल्यू निकाल के सवाल को छोड़ना नहीं था। इसके बाद हमें बताना था कि since d is less than 0, हमारे पास आएंगे नॉन रियल रूट्स। ठीक है, या फिर नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। इन तीनों में से आपने कुछ भी लिखा है तो आपका जवाब सही है। ठीक है, नॉन रियल रूट्स या फिर नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स, आपका जवाब सही है। ठीक है, अब ये हमारा पहला क्वेश्चन ए पार्ट था, मतलब इतना पूरा करने के आपको 1 अंक मिलेंगे यहां पे। तो आपके गुरुजी ने अगर जब भी चेक करेंगे वो यहां पे आपको इतना पूरा करने का 1 मार्क देंगे, क्योंकि
फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ए और बी, ठीक है, इसीलिए तो ये हो गया ए पार्ट। अब हम इसको करते हैं स्क्रीन को क्लियर, अगर आपने चेक कर लिया हो तो। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। अच्छा यहां पे और है बी पार्ट, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स -3 एंड 5, ठीक है, तो -3 एंड 5 रूट्स के साथ आपको यहां पे बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। चलिए सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, वो होता है ax² + bx + c वुड बी इक्वल टू 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, ठीक है। अब रूट्स की मदद से अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो इसका आपको पूरा पैटर्न सिखाया गया है। कैसे सर? यहां पे हम सबसे पहले जो रूट्स हैं उन्हें बोलते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा हो जाएगा -3, बीटा हो जाएगा 5। अब रूट्स और आपके इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनमें कुछ कनेक्शन होता है, ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं वी नो दैट, मतलब हमें पता है कि, हमें क्या पता है कि भैया अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स वुड बी इक्वल टू -b/। तो अब एक काम करें, ये लिखने की जगह पहले लिख देंगे कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू -b/a। तो सम ऑफ रूट्स मतलब दोनों को आपने ऐड करना है, तो -3 + 5, ठीक है, इज इक्वल टू कितना -b/a। अब -3 + 5 कितना हो जाएगा? तो सर -3 और +5 हो जाएगा 2, पॉजिटिव का 2, ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा 2/1 इज इक्वल टू -b/a। अब क्या ये वैल्यूज हमारी फाइनल आंसर है? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि सर अभी हमें c/a मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक। चलिए इसका सेकंड पार्ट मतलब इसका कंटिन्यूएशन करेंगे हम, तो हमें क्या करना है, वहां पे लिखना है कि प्रोडक्ट होगा कितना? तो सर प्रोडक्ट होता है c/a, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो -3 और 5 को ऐड करोगे तो आएगा कितना? -3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा c/a, जो कि होगा 15 -15/1, ठीक है। यहां से आपको आपका फाइनल उत्तर मिलेगा। कैसे सर? अगर दोनों जगह a की वैल्यू सेम आ रही है मतलब इक्वेशन सही जा रही है, अगर a की वैल्यू अलग अलग आती तो हमें वैल्यू सेम बनानी पड़ती, ठीक है। तो अब यहां से लिखेंगे, इसको हमने 1 नाम दे दिया, इसको हमने 2 नाम दे दिया, तो आप यहां पे लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमें यहां पे क्या प्राप्त होगा? तो हमें यहां पे प्राप्त होगा कि भैया a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो -2 आएगी। सर लेकिन आपका तो +2 आया, लेकिन b के साथ माइनस साइन था, अब b तो माइनस साइन रख नहीं सकता, तो वो किसको देगा? 2 को दे देगा। तो भैया तुम लेके जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी। तो -2 आ जाएगा, b की वैल्यू, एंड c की वैल्यू आएगी -15, क्योंकि एक नेगेटिव था दूसरा पॉजिटिव। इसी के हिसाब से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? तो भैया 1x² -2x -15 इज इक्वल टू 0 वुड बी योर इक्वेशन। अगर यहां पे जैसा हमने सिखाया था हर बार कि एक बॉक्स बना देना है लास्ट में, ताकि आपके टीचर को आपकी इक्वेशन दिख जाए और आपको पूर्ण अंक दे दिए जाएं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका समाधान, आराम से आपने पूरा कर दिया होगा तो आपको पूरे अंक मिल गए होंगे। स्क्रीन क्लियर, एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मोड निकालना है यहां दिए गए डिस्ट्रीब्यूशन का, और जहां तक मुझे ध्यान है अगर आपका कोड है 430-1-1 तो उस प्रश्न पत्र का यह चौथा या 5वां सवाल है, ऐसी कुछ सीक्वेंस में था, ठीक है। चलिए अब यहां देख लेते हैं क्या निकालना है आपको। सर मोड निकालने को कहा गया, तो भैया मोड निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इस टेबल को रीड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, हमारे नोटबुक में। तो क्लास, उसके बाद यहां हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, आपने भी यही किया होगा। तो 0 से 20, 20 से 40, उसके बाद 40 से 60, उसके बाद फिर 60 से 80, और फिर लास्ट में 80 to 100, ठीक है। अब यहां देखना फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे, तो सर 8, 7, उसके बाद 12, फिर 5, फिर 3, तो 12, 5, 3। मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मोड का मतलब ही होता है वह ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 40 से 60 वाले में
आपको मिलेगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अब आप क्या लिखोगे यहां पे, आप यहां पे लिखोगे मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास यहां पे आपने क्या लिखी, 40 से 60, 40 to 60। अब यहां पे आप उसके हिसाब से पूरा ऑब्जर्वेशन को अपना सॉल्व करेंगे। अब आप लिखेंगे मोड का फॉर्मूला, तो मोड इज इक्वल टू कितना, L प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ होल माइनस एफ, सॉरी मैंने यहां पे मोड का फॉर्मूला लिखना है तो वो हो जाएगा F1 माइनस F0। आई स्टार्टेड राइटिंग मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहां पे आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में बंद करें, चाहे तो खुले में रखें, उसकी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। कुछ लोग यहां लगाते हैं ब्रैकेट, कुछ यहां, और ये इंटू H। सब बिना ब्रैकेट के है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। चलिए लेकिन सर यहाँ पे L F1 F0 है क्या, वो सब हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो यहां हम लिखते हैं L इज लोअर लिमिट ऑफ योर मॉडल क्लास, तो मतलब 40, ठीक है। F1 होता है इसी की फ्रीक्वेंसी मतलब 12, F0 होता है इसके ठीक एक ऊपर वाला मतलब 7, F2 क्या होता है, तो F2 हो जाता है यहां पे नीचे वाला मतलब 5, और H की वैल्यू कितनी, तो देखो H भी लिख देते यहीं पे, H हो जाएगा 20, क्योंकि गैप कितना है आपका 40 से 60 के बीच में गैप कितना है 20 का। अब ये वैल्यूज आ गई हैं, अब सिर्फ फॉर्मूला में अप्लाई करना है और हमें अपना आंसर निकालना है। चलिए इन वैल्यूज को आप चाहें तो एक बक्से में बंद कर दें ताकि आपके टीचर को दिख जाए कि आपने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, केवल आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। चलिए तो यहां पे आप निकालेंगे मोड इज इक्वल टू L मतलब 40 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 12 माइनस 7, नीचे 2 इंटू 12 माइनस 7 माइनस 5। गणित का नियम है पहले मल्टीप्लीकेशन फिर सब्ट्रैक्शन, ध्यान रखना, अगर आपने पहले सब्ट्रैक्शन कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भैया। तो MO यहां पे आएगा 40 प्लस 12 में से 7 गया तो 5, ठीक है, 12 दूनी 24 माइनस 7 और 5 12, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 में से 7 माइनस गया तो कितना बचेगा सर, 5 बचेगा, और 7 और 5 कितना होता है 12 हो जाता है, तो वो भी हमने वही लिखा इंटू 20। चलिए इसको अगर हम फाइनल रूप दें फटाफट सॉल्यूशन को, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर की भैया MO आ जाएगा कितना सर 40 प्लस 5/12 इंटू 20, ठीक है। अब इसको अगर आप कैंसिल करें 2 के टेबल से, 2 6 12, 2 10 20, फाइनल आंसर MO इक्वल टू 40 प्लस कितना 50/6। सॉल्व करोगे 40 प्लस कितना हो जाएगा सर 8.3, तो ये हो जाएगा MO, आपका मोड हो जाएगा 48.3। क्या आपका जवाब भी यही आया? यस सर, इतना ही आया हमारा जवाब भी। तो देखो पहले आपने मोड में सब वैल्यूज लिखी, फिर फॉर्मूला लगाया, फिर आंसर आया आपका 48.3, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये पूरा सॉल्व किया है तो आपको 2 पूर्ण अंक मिले होंगे, अदरवाइज कुछ अगर कहीं गड़बड़ हो गई होगी तो आधा मार्क कट गया होगा, अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो। फॉर्मूला सही लिख के आए होगे इसकी मुझे आशा है। चलो यहां देख लो अब यहां पे क्या है सवाल में, आपको दिया है 2 टेंजेंट्स के बीच का एंगल है 70 डिग्री, ठीक है, और आपको क्या बताना है, आपको बताना है एंगल POA, मतलब दोनों रेडियस के बीच का एंगल। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा सर, सर्कल चैप्टर्स में टेंजेंट कॉन्सेप्ट, वो तो हमें भी पता है, लेकिन उसमें भी कौन सा वाला तो सर उसमें भी पहली थ्योरम है, ठीक है। तो अब यहां पे लिखोगे सॉल्यूशन में कि वी नो दैट, हमें पता है कि, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। कहां पे होती है भाई परपेंडिकुलर, तो सर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो आप लिखोगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट POC, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा देयरफॉर OA वुड बी परपेंडिकुलर टू PA, ठीक है, एंड OB वुड बी परपेंडिकुलर टू PB, ठीक है, ये हम लिख देंगे, ठीक है। अब आप यहां से कहां आ जाओगे, यहां से आप आ जाओगे इन क्वाड्रिलैटरल, क्या नाम है क्वाड्रिलैटरल का सर, PAOB। किसी भी क्वाड्रिलैटरल में जो एक प्रॉपर्टी जो हमेशा सिद्ध होती है वो ये कि भैया चारों एंगल का सम जोड़ने पे कितना आता है
360 डिग्री आता है तो आप लिखोगे एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O, इन चारों को जोड़ने पे 360 डिग्री आता है। इसमें से एंगल P की वैल्यू है 70 डिग्री, ठीक है, एंगल A की वैल्यू है 90 डिग्री, एंगल B की वैल्यू भी है 90 डिग्री और O आपने पता लगाना है। तो यहां लिखोगे 360 डिग्री, ठीक है। ब्रैकेट में अगर चाहो तो रीजन लिख सकते हो कि भैया एंगल P है 70 बिकॉज गिवन है, ठीक है, ये लिख दिया आपने। उसके बाद आप लिख दोगे एंगल A है 90 क्योंकि टेंजेंट है, कौन किसके, OA टेंजेंट है PA के। उसके बाद और क्या लिख सकते हो कि एंगल B है 90 डिग्री क्योंकि OB टेंजेंट है PB के। तो ये सारी जानकारी आपने लिख देना है वहां पे रीजन के साथ। अब चलिए 90 हो गया, 180 180 और 70 कितना हो जाएगा सर, 180 प्लस 70 यहां पे हो जाएगा 7 8 15, तो 250 अगर हम गलत नहीं है तो। बिल्कुल सर, तो 250 प्लस एंगल O शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल O यहां पे हो जाएगा 360 माइनस 250 डिग्री, दैट इज एंगल O की वैल्यू आएगी 110 डिग्री। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने सीधे ये लिखा है कि भैया एंगल P और एंगल O मिला के है 180, तो एंगल O हो जाएगा 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल O आ गया तो मतलब क्या हमारा काम पूरा हो गया? नहीं सर, अभी तो हमें एंगल POA निकालना है। तो अब हम निकालेंगे एंगल POA वुड बी हाफ ऑफ एंगल पूरा AOB। अभी हमने AOB निकाला था क्योंकि ये एंगल O क्या था, एंगल O बेसिकली पूरे एंगल का नाम था, ठीक है। और ये हाफ क्यों होगा, आप चाहें तो ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हैं कि भैया ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब यहां पे लिख सकते हो कि सिंस ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB, ठीक है, तो इसलिए ये एंगल POA बराबर हो जाएगा POB के। अब वो भी लिख सकते हैं चाहें तो कि एंगल POA वुड बी इक्वल टू एंगल POB एंड देयरफॉर इन दोनों की वजह से ये हाफ हो जाएगा। तो अब एंगल POA की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, तो भाई एंगल POA की फाइनल वैल्यू आएगी हाफ ऑफ 110 मतलब 55 डिग्री के बराबर। तो आपका जवाब कितना आएगा सर, 110 था पूरा एंगल, हम उसका कर देंगे हाफ, तो एंगल POA हो जाएगा 55 डिग्री के बराबर, ठीक है। चलिए, अगर ये आपका सेट है 430 1 1, तो यदि मैं गलत नहीं हूं तो उसका छठवां सवाल है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आपने सारे एंगल निकाले, पूरा कैलकुलेशन किया और फिर आपको मार्क्स कितने मिले हैं, फिर आपको मार्क्स मिलेगा यहाँ पे 2 अंक, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड फिर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमने किया स्क्रीन को क्लियर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियर। आंसर आ गया आपका 110। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 फॉर x। आपको क्या करना है, केवल इक्वेशन को सॉल्व करना है, यह कहीं नहीं लिखा है कि किस मेथड से करना है, ठीक है। तो आप चेक करें, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है तब तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, पर अगर नहीं हो रही है तो फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। अब अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नियम हम रिवाइज करें तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 9 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 3। ऐसे फैक्टर आना मुश्किल है, तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे यहां पे यूजिंग, लिखा हमने यहां पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्या कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि सर अगर इक्वेशन में हम पहले d के वैल्यू निकालेंगे फिर x की वैल्यू प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले लिख देते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू c इक्वल टू -9, ध्यान रखना भैया, नेगेटिव साइन साथ में जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो a की वैल्यू है 1, तो अब यहां पे लिखोगे d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो d की वैल्यू निकालोगे सबसे पहले आप, b की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह आएगा 1 और c की जगह आएगा -9। चलिए d की वैल्यू सर 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 9 4 हो जाएगा 36, ठीक है। 9 4 जा 36 और दोनों माइनस इसलिए पॉजिटिव हो गए, तो d की वैल्यू 36 प्लस 9 हो जाएगा 45। अब आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है जरा मुझे फटाफट बता दो। अब तो एग्जाम दे दी, अब तो याद ही होगा।
सर x होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी लिख दो या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि मैंने d पहले फाइंड कर लिया तो मैं वहां d लिख रहा हूं, ठीक है। अगर आपने प्रश्न पत्र में यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है तब भी आप ठीक हैं, या फिर आपने d लिखा है तो भी चलेगा, अपॉन 2a, ये आपको पता है। चलिए x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी मतलब माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 45 होल डिवाइड बाय 2a, मतलब 2 इंटू ए की जगह क्या आएगा 1 आएगा सर, तो 2 इंटू ए, 2 इंटू 1। चलिए x इक्वल टू आपने लिखा माइनस 3 प्लस माइनस, अगर आप रूट 45 को सिंप्लीफाई कर पाए तो बहुत बढ़िया, रूट 45 होता है 9 5 जा 45, ठीक है। तो आप 9 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है उसको आप रूट के बाहर बिल्कुल लेके आएंगे और नीचे लिखा रहेगा केवल 2, क्योंकि 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो x हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2। अब लेकिन दो रूट्स होते हैं, आपने अभी तक दोनों रूट्स नहीं लिखे, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, बस आप एकदम लास्ट स्टेप आ जाएगा आपका जहां पे आप दोनों रूट लिख देंगे। तो आपके रूट्स होंगे यहां पे, इसको आप चाहें तो आप बक्से में बंद कर देते हैं जैसा हम कहते हैं हमेशा, तो आपके रूट हो जाएंगे या तो माइनस 3 प्लस 3 रूट 5 होल अपॉन 2 या फिर माइनस 3 रूट 5 होल अपॉन 2। चलिए यही आएगा आपका आंसर। जी हाँ सर बिल्कुल, तो आपके दो रूट्स वहां पे आ गए, इसको हम चाहें तो बक्से में बंद कर सकते हैं और हमें हमारे सॉल्यूशन निकालने के दो पूर्ण अंक बिल्कुल मिलने चाहिए, ठीक है। चलिए x की वैल्यू निकाल दी आपने, एक माइनस 3 प्लस 3 रूट 5, एक माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2, ये आपका आंसर आएगा। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर। यहां पे हमारा चौथा सवाल भी हो गया समाप्त 2 नंबर का। पांचवा सवाल देखो, दो ऑप्शन है ए और बी, तो या तो ए करना है या तो बी करना है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है, तो आप यहां पे लिखेंगे, पहले हम कर रहे हैं 5 का ए पार्ट, ठीक है, बी पार्ट भी करेंगे हम, लेकिन दोनों पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो ए से स्टार्ट करते हैं। एक एपी दिया है, ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे इन एन एपी, क्या क्या पता है आपको सर, हमें यहां पे एपी के बारे में दिया गया है कि ए की वैल्यू है 50, तो ए इज इक्वल टू 50। उसके बाद डी दिया है आपको -4, ए मैंने कैपिटल लिख दिया, वैसे आपको स्मॉल लिखना है क्योंकि देखो प्रश्न पत्र में भी स्मॉल ही लिखा है, तो ए डी। उसके बाद एस एन दिया है आपको 0, ओके, आपको क्या पता लगाना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो यहां पे आप लिखोगे एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब एन निकालना है हमें। चलिए अभी आप यहां पे क्या लिखोगे, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में कि आपने यहां पे कॉलम ड्रॉ कर दिया, आपने लिखा यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, यूजिंग एस एन इक्वल टू एन बाय 2, कितना n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर आप सोच रहे हैं यहां पे कि सर हम दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि प्रभु दूसरा फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो भी an और n दो अननोन क्वांटिटी होगी, आप निकालेंगे कैसे, क्योंकि an तो आपको पता नहीं है, तो अब क्या आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो Sn जो कि यहां पे हमें दिया गया है 0, तो Sn की जगह में लिख रहा हूं 0 इज इक्वल टू n बाय 2, मतलब n हमें प्राप्त करना है बाय 2, 2a, तो 2 इंटू 50 प्लस n माइनस 1, अभी हमें n नहीं पता तो -1 कर नहीं सकते, d की वैल्यू -4 जरूर लिख देंगे। चलिए ये जो 2 नीचे डिवीजन में है साइड चेंज करेगा 0 के साथ, तो खुद भी क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 करने पे 0, ठीक है। इनफैक्ट ये जो n भी है, अगर मैं आपको यहां पे लिख के दिखाऊं तो ये जाएगा 2 अपॉन n, ठीक है, इज इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा सर, यहां हो जाएगा 5 2 जा यहाँ पे 100 प्लस 4n और यहां पे हो जाएगा +4, ठीक है, क्योंकि -1 इंटू -4 करोगे +4, 0 इंटू ये पूरा कर दोगे तो आंसर कितना आएगा सर, 0 ही आएगा, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 104 प्लस 4n। एक मिनट अब देखो यहां पे क्या करना था सर, -4 इंटू n था तो यहां पे -4n आएगा, बिल्कुल ठीक। और मैंने जज कैसे किया कि मेरा यहां पॉजिटिव आ रहा है दोनों, मतलब आंसर नेगेटिव आएगा, और वैसा हो नहीं सकता क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। आगे बढ़ाएंगे हम इस सिलसिले को यहां पे, तो हमें पता चलेगा कि भैया 4n है किसके बराबर, तो 4n हो जाएगा 104 के बराबर, नेगेटिव था साइड चेंज किया तो पॉजिटिव, 0 में पॉजिटिव ऐड किया तो 4n के बराबर आ गया। n की वैल्यू आई 104/4, मतलब n की वैल्यू आ गई कितनी, n की वैल्यू आ गई 26। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, बॉक्स में बंद करके, आप बॉक्स में बंद करके यहां पे लिख दोगे कि नंबर ऑफ टर्म्स
नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 26। आपने लिखा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इज 26। अच्छे से बड़े से हाईलाइट करके यहां पे लिख दिया, ठीक है। चलिए इतना पूरा अगर आपने किया होगा ए पार्ट का तो आपको 2 नंबर मिले होंगे, और अगर बी पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं आप तो फिर हम बी पार्ट को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, देखते हैं आपने दोनों में से जो भी चूज किया होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया स्क्रीन क्लियर। अब बी पार्ट देख लेते हैं इसका। तो 5th वाले का बी पार्ट यहां पे हम अप्रोच कर रहे हैं। क्या है सवाल? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7 यूजिंग एन एपी। अब पता है ये अलग से क्यों लिख के दिया है, क्योंकि आप में से कुछ महानुभाव पता है क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कि सर 14 21 28 इनको ऐड कर करके निकाल दो। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या होंगे, तो यहां पे आप लिखोगे 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है। तो 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या क्या हो जाएंगे? तो सर सबसे पहले आएगा 14, फिर आएगा 21, फिर आएगा 28, ठीक है। उसके बाद आएगा यहां पे आगे के नंबर्स 35। कितने बोला है? पहले 12 बोला है। अब 2 तरीके, या तो पहले 12वां वाला निकाल लो जो कितना आएगा, या फिर आप यहां पे 12 दिया है तो सीधे सीधे उसको यूज कर लो, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे पहले क्लियरली दे फॉर्म एन एपी, ठीक है, दे फॉर्म एन एपी। अब वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो एपी के सारे नियम लागू हो जाएंगे। सबसे पहले लिखोगे a इज इक्वल टू 14, फिर लिखोगे d इज इक्वल टू 7, फिर लिखोगे n इक्वल टू 12। क्योंकि आपको कितने बोला है? केवल फर्स्ट 12 का बोला है, ध्यान रखना। कई बार इंसान क्या करता है, सर ये 2 डिजिट वाला जो लास्ट होता है ना, जहां पे हमारा 7 से डिविजिबल होगा, 98 या 97 जो भी होगा, आई थिंक 98 होगा, उसको भी ले लेता है। सबको नहीं लेना है, केवल फर्स्ट 12 बोला है तो आप n की वैल्यू 12 रखेंगे। चलिए अब क्योंकि आपको सम बोला है तो क्या यूज करोगे? सर सम का फॉर्मूला। देखो यही है सीबीएसई की खूबसूरत कि दोनों ही सवाल में आपसे एसएन करवाया पर लेकिन बताया नहीं कि एसएन यूज हो रहा है। आपको लगता है कि चॉइस मिली है, चॉइस नहीं देते हैं वो लोग। दोनों ही सवालों में आपसे एसएन का ही फॉर्मूला ही चेक किया कि आपको एसएन का फॉर्मूला आता है कि नहीं, बस तरीका चेंज कर दिया। चलिए तो एसएन यूज करेंगे यहाँ पे, S12 हो जाएगा बिकॉज n की वैल्यू है 12, n/2 मतलब 12/2, 2a मतलब 2 इंटू a कितना है सर? 14। वैसे तो 7 भी है, 7 से डिविजिबल मल्टीपल है, लेकिन 2 डिजिट बोला इसलिए हमने 14 से स्टार्ट किया था, ठीक है। प्लस n-1 मतलब 12-1, d की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 7। अब 12 और 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर? 6 आएगा, ठीक है। 14 2 हो जाएगा 28, प्लस 12-1 हो जाएगा 11 इंटू 7, तो S12 हो जाएगा यहां पे 6 इंटू कितना सर? 28 प्लस 77। तो आप ब्रैकेट में लिखें 28 प्लस 77, क्योंकि 7 इंटू 11 कर रहे हैं हम। अब आगे आप सॉल्व करेंगे तो S12 आएगा आपका 6 इंटू 28 प्लस 77 करना है, मतलब कितना सर? हो जाएगा 7 और 8 15, वेरी गुड, एक कैरी, 4 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 1 10, 105 यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो 105 और S12 केवल मल्टीप्लाई करके निकालना है आप, तो यहां पे आएगा 6 5 30, 0 यहां 3 ऊपर, 6 0 0 3 और 6 1 6, तो आपका जवाब आना चाहिए 630। लास्ट में क्या करोगे सर? एक बक्सा बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट 12, तो यहां हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 12 2 डिजिट मल्टीपल, फर्स्ट 12 2 डिजिट मल्टीपल वुड बी, ऑब्वियसली बात है 7 के 2 डिजिट मल्टीपल वुड बी कितना? तो पूरा स्टेटमेंट लिखे आप लिखेंगे यहां पे इज 630। ये हाईलाइट करने वाली बात है। कौन सा? 630 आपका आंसर आ रहा है, ये आपको हाईलाइट करना है। चलिए यहां पे हमारा 5वां प्रश्न भी का दूसरा पार्ट भी हमने समाप्त कर दिया। तो ए और बी दो थे ऑप्शन थे, या तो ए करना था या तो बी करना था। अब हम मूव करेंगे हमारे 6th क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा यहां पे अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है कितना? जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। उसको आपने क्या किया? मेल्ट एंड रिकास्ट। मतलब जैसे ये वर्ड आया मेल्ट एंड रिकास्ट, क्या आया होगा आपके दिमाग में कि सर वॉल्यूम निकालना है। बिल्कुल ठीक। चलिए, मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। क्या किया आपने? आपने स्पीयर को कन्वर्ट कर दिया सिलेंडर में, ठीक है।
तो आप अगर अपने प्रश्न पत्र में या उत्तर पुस्तिका में आंसर शीट में ऐसे लिख भी देंगे तो भी आपके टीचर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्योंकि यहाँ पे सिंपल फिगर्स हैं, स्फीयर और सिलेंडर, तो जरूरी नहीं है कि आप डायग्राम बनाएं, आप बिना डायग्राम के भी यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज सच कुछ किसी को सरमाउंट नहीं किया गया है और किसी का सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालने को नहीं बोला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ स्फीयर, मतलब स्फीयर की लंबाई चौड़ाई गहराई क्या है। तो सर डायमेंशन ऑफ स्फीयर हो जाएगा यहाँ पे रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका बोल देंगे डायमेंशन ऑफ, ये भी लिख दीजिए आपकी डायमेंशन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कितना है सर, सिलेंडर का रेडियस है यहाँ पे हमारे हिसाब से 2 सेंटीमीटर, परंतु किंतु आपसे हाइट अज्ञात है, वही आपको फाइंड करनी है। तो सवाल आपका क्या बोलेगा, हाइट पता लगाइए। ठीक है, अब आप यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर would be equal to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो सर वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर, मतलब कितना सर, मतलब होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। चलिए, अब जो वैल्यू आपको ज्ञात है उसे याद रखिए। हाँ, एक चीज मैं सजेशन दूंगा भैया, स्फीयर के वॉल्यूम को आर कैपिटल रख दो, ताकि यहाँ पे एग्जाम में आप कंफ्यूज होकर कैंसिल ना कर दो। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, सबसे पहले जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। तो सर दोनों साइड पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। 4/3 इंटू आर क्यूब, तो रेडियस कितना है, 3 है। रेडियस और डायमीटर में देख लेना, अगर डायमीटर दिया हो तो उसको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे कितना सर, आर स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू एच, हमें तो ज्ञात करना है। तो देखो 3 से एक 3 कैंसिल, अगर हम इसको कैंसिलेशन के लिए अलग कलर यूज करें तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 2 इंटू 2 हो जाता है 4, तो ये 4 और ये 4 हो गया कैंसिल। ठीक है, आपके पास कुल मिला के बचा 3 इंटू 3 इज द वैल्यू ऑफ एच, तो 9 हो गई आपकी वैल्यू ऑफ एच। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, आप एक बक्से में लिख दोगे कि भैया हाइट ऑफ सिलेंडर इज, क्या लिखोगे बक्से में कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज HEIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, अच्छे से बड़े से शब्दों में लिख देना 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ताकि आपके टीचर को वो दिख जाए और पूर्ण अंक मिल जाए। सिंपल 9 सेंटीमीटर आंसर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन क्लियर। अब यहां पे हम देख लेते हैं, हमारा सेक्शन 1 हो गया है खत्म, अब हम आ गए हैं सेक्शन बी पे। ठीक है, चलिए सेक्शन बी में क्या करना है आपको, पहले सवाल में मीडियन निकालना है। तो उत्तर पुस्तिका में टेबल बनाया होगा, आंसर शीट में टेबल बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो इसी टेबल का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, टेबल बनाने के बाद सर CF निकाला जाएगा। अब CF की वैल्यू 3, उसके बाद 8, तो मतलब यहां पे कितना हो जाएगा, ऐड करके सर 8 और 3 हो जाएगा 11, फिर 11 और 15 कितना हो जाएगा, तो सर 11 और 15 हो जाएगा 26, 26 और 10 हो जाएगा 36, और 36 और 8 हो जाएगा कितना 44। एक बार चेक कर लो दोबारा से 3, फिर 8 हो जाएगा यहाँ पे कितना, 8 और 3 11, फिर 15 हो जाएगा 26, क्योंकि 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26 और 10 हो जाएगा 36, 36 और 8 हो जाएगा 44। कई बार हमारे दिमाग में क्या चलता है कि सर यहाँ पे 50 60 ऐसा आता है, लेकिन यहाँ 44 आ रहा है, तो कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया। नहीं भाई, अब जो है सो है। ठीक है, चलिए तो CF आ गया आपका, और जो CF का जो लास्ट होता है वही हमारा टोटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे n इज इक्वल टू 44, फिर आप लिखोगे देयरफॉर n/2 वुड बी इक्वल टू कितना, तो 44 डिवाइड बाय 2 मतलब 22। अब आपको वो क्लास ढूंढनी है मीडियन क्लास जहां पे 22 लाई कर रहा है। भाई 22 3 से बड़ा है तो यहां लाई नहीं करेगा, इस क्लास में नहीं होगा। 11 भी मतलब 22 11 से भी बड़ा है तो वहां भी लाई नहीं करेगा। हाँ 26 से छोटा है 22, मतलब ये जो 26 वाली क्लास है इसके अंदर ही इसको लाई करना चाहिए। चलिए आपने यहां पे देख लेना है भैया, 20 से 30 वाला जो क्लास है आपका, वही आपका मीडियन क्लास होगा। वही क्या होगा आपका, वही आपका मीडियन क्लास होगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे कि हमारा मीडियन क्लास क्या है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे यहां पे कि मीडियन क्लास, ठीक है, जिसको मिड क्लास लिख रहा हूं मैं यहां पे थोड़ा शॉर्ट में, वो कितना है 20 से
30, है ना, यही है ना, चेक कर लो एक बार, 20 से 30, बिल्कुल सर। और क्या चाहिए आपको सर, अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो मीडियन होता है कितना, L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइड बाय F इंटू H, ठीक है। अब अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो मीडियन आएगा आपका यहाँ पे L मतलब कितना सर, L मतलब हो जाएगा यहाँ पे हमारा लोअर ये वाला, तो पहले सारी वैल्यूज लिख लो भैया। तो L इक्वल टू, अगर हम अलग कलर से लिखें ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो आप लिख दो यहाँ पे L इज इक्वल टू कितना, तो सर L हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा शायद, नहीं तो लाल रंग से, इसमें तो दिख ही जाएगा। तो L इज इक्वल टू 20 n/2 मतलब 22, CF मतलब जो हमारा क्लास था उसके ठीक ऊपर वाला मतलब 11, ठीक है। तो CF के कॉलम में हमारे क्लास से जस्ट ऊपर वाला, F मतलब जो हमारी क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। H मतलब कितना, तो H की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, H हो जाएगा गैप मतलब 10, बस वैल्यूज पता है, आप केवल फॉर्मूला रखना है यहाँ पे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप इन वैल्यूज को बक्से में बंद भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मीडियन हो जाएगा L मतलब कितना, L मतलब 20 प्लस n/2 मतलब 22 में से आपने क्या किया, 11 माइनस किया फ्रीक्वेंसी, नीचे डिवाइड बाय F मतलब 15 इंटू H मतलब 10। देखो फॉर्मूला यही लिखा है हमने, n/2 माइनस CF होल डिवाइड बाय F इंटू H। वैल्यू पुट करनी है बस, अब तो वैल्यू पुट भी कर दी, बस सॉल्व करना है। तो 20 प्लस 22 में से 11 गया तो 11 बचेगा, तो 11/15 इंटू 10, और ये 15 और 10 की पुरानी दोस्ती है भैया, वो एक दूसरे को जानते हैं तो कैंसिल करने में हेल्प करेंगे। कैसे सर, 5 2 होता है 10, 5 3 होता है 15, तो आपका जवाब आएगा कितना, तो सर हमारा जवाब अगर हम यहाँ पे लिखे फाइनल आंसर के रूप में, एक यहाँ पे स्पेस बना के, तो जवाब आएगा हमारा ME इज इक्वल टू 20 प्लस कितना सर 22/3। अब 22/3 तो आपने डिवाइड करना है, तो ME हो जाएगा 20 प्लस कितना सर, ये हो जाएगा 7.3, क्योंकि 3 का टेबल है, तो ME आ जाएगा 27, मतलब मीडियन आ जाएगा 27.3। कुछ सेंटीमीटर मीटर दिया है कि नहीं, मार्क्स है तो भाई 27.3 आएगा आपका मीडियन, कितना 27.3, यही आया आपका आंसर भी। तो मीडियन आया आपका 27.3, आसान, डब्बे में बंद भी कर दिया हमने उसको। फ्लो देख लेना, यहां के बाद हम वहां गए, ठीक है। ये था आपका 431-2 का क्वेश्चन नंबर 7, आपके सेट में अलग हो सकता है लेकिन जवाब तो सेम ही आना चाहिए। चलिए इसका आप सवाल नंबर 8 देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं आपसे, द फॉलोइंग टेबल शोज द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। आपको क्या निकालना है, आपको मीन एज निकालनी है, तो आपकी बार मीन निकालना है, ठीक है। चलिए कितनी वैल्यूज हैं, तो सर हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे 5 से 15 है, फिर 15 से 25 है, फिर 25 से 35 है, उसके बाद 35 से 45, एंड देन नेक्स्ट क्या होगा सर 45 से 55, तो 45 से 55, देन नेक्स्ट 55 से 65, ठीक है, बिल्कुल। चलो ये 4, 1 2 3 4 5 6 चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, तो 5, तो फ्रीक्वेंसी हम रेड पेन से लिख लेते हैं ताकि अलग दिखे हमें। तो फ्रीक्वेंसी है 5, उसके बाद है 12, 12 के बाद है 20, फिर आएगी 24, उसके बाद 15 और उसके बाद 4। अब आप चाहें तो यहां पे, क्योंकि मेथड कहीं भी मेंशन नहीं है, अज्यूम मीन से या फिर डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन दोनों ही केसेस में आपको XI तो निकालना ही पड़ेगा। तो पहले XI निकाल लेते हैं, मतलब मिडिल वैल्यू, तो 10, 15 और पत्ते को 5 15 के बीच में आएगा, जोड़ के 20 डिवाइड बाय 2 10, 15 25 को जोड़ेंगे आएगा 40 डिवाइड बाय 2 20, फिर यहां पे आएगा यहाँ पे 30 40 50 और लास्ट में आएगा 55 से 65 मतलब 60। अब देखो आपको लग रहा है मल्टीप्लीकेशन आसान है, जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे कि भाई सिंपल मल्टीप्लीकेशन है तो कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को फेवर कर रहा हूं, ठीक है भाई। अपन साफ बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, यहाँ निकाला अपन ने XI, यहाँ निकाला अपन ने FI। मेरे हिसाब से यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से मेरा काम बन जाएगा, तो यहाँ पे निकालना है अब हमें FI XI, मतलब फ्रीक्वेंसी का क्लास मार्क से मल्टीप्लीकेशन। 5 10 50, फिर 12 2 हो जाएगा 24, तो 240, 20 30 हो जाएगा 600, 2 3 6, 40 इंटू 24, तो 24 दूनी होगा 48, 48 दूनी हो जाएगा 96,
96 तो 960, 50 इंटू 15 750, ठीक है। उसके बाद 6 4 24 तो 240। सर अगर 3 मार्क में दिया है तो कोई जरूरी है क्या हमें अज्यूम मीन मेथड करना है? ऐसा कोई रूल नहीं था, कहीं लिखा नहीं है, तो कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। आपने अज्यूम मीन से क्या है, बहुत बढ़िया, उससे भी आंसर आ रहा होगा, ऐसे किया है तो भी आंसर आ रहा होगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, पहले तो ये लिख दो, ठीक है। टोटल हमें निकालना पड़ेगा कितना आया, फिर हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई कितना है, वो भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में कह दिया नहीं कितने विद्यार्थी हैं, कितने पेशेंट्स हैं। चलो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल ले पहले। तो देखो यहाँ पे मेरा थोड़ा ऐड करने का तरीका अलग रहेगा, तो आप जरा ध्यान रखिएगा। देखो 750 और 50 हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा 800, तो एक हो जाएगा हमारा 800, रफ वर्क में ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखो 240 और 960 को अगर मैं ऐड कर दूं तो 6 और 4 10, 9 और 2 11, 1 12, तो 1200 ये हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लो क्या किया मैंने, तो देखो 40 एक्स्ट्रा था, ये 60 के पास भेज दिया तो हो जाएगा 1000, 1000 2 हो जाएगा 2000, ठीक है। ये भी हो गया हमारा काउंट, तो ये हो गया 1200, 600 और एक 240 बच गया, 6 और 2 8, तो 840, जीरो यहां पे आएगा 4, 12 और 8 20 और 8 हो जाएगा 28, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया आपका 2840, ठीक है। अब सिग्मा एफ आई भी निकाल लेते हैं इन सबका एडिशन। तो देखो यहाँ पे किसको किसको ऐड कर सकते हैं सर, 15 और 5 हो जाएगा 20, 20 और 20 हो जाएगा 40, 40 और उसके बाद फिर ये देखो 24 और 4 हो जाएगा 28, तो 40 और 28 और कितना सर, 40 28 और 12 एक बचा था तो उसको भी ऐड कर देते हैं, 8 और 2 10, 4 2 6, 1 7 1 8, तो 80 आ जाएगा सिग्मा एफ आई, 80 मात्र 80। अब आपका मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू, जिसे हम एक्स बार भी लिखते हैं, वो होता है कितना, तो वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हाँ, इसके पहले अगर स्टेटमेंट लिख दे हम कि वी नो दैट, तो मतलब सोने पे सुहागा, ठीक है। वी नो दैट मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आपने कौन सा मेथड यूज किया है, डायरेक्ट मेथड किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अज्यूम मीन किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में कहीं मेथड मेंशन नहीं था। चलिए तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स बार इक्वल टू 2840 होल डिवाइड बाय 80, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसल। अब आप एक्स बार को डिवाइड करेंगे तो जाएगा 8 4 32, नहीं सॉरी 8 3 24, फिर बच गया 4, तो 33 आना चाहिए आपका आंसर। 8 3 24, 4 बचा, 8 में से 4 गया 44, सॉरी मैं यहाँ पे 2 सोच रहा था, सॉरी। तो 8 5 40, कितना बच गया 4, तो 35.5 आना चाहिए आपका उत्तर। 35.5 इज द मीन। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे बक्से में, सर बक्से में हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि मीन एज ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। तो मीन एज ऑफ पेशेंट्स इज 35.5 ईयर्स। 35.5 को थोड़ा बड़ा लिख देना फॉन्ट के हिसाब से, मतलब आपके पास तो पेन है, आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, और ये पेन को मतलब अपने वैल्यूज को, तो ऐसे बक्से में डाल के अपना आंसर लिख दो, बढ़िया नंबर मिल गए। चलिए स्क्रीन हो जाएगी यहाँ पे क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 है कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। इसमें भी शायद 2 चॉइस है आपके पास, ए और बी है, आप ए कर सकते हैं या तो बी कर सकते हैं। तो आपने लिखा होगा भैया 9A अटेम्प्ट कर रहे हैं हम, क्या लिखा है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपका सबसे पहले बनेगा एक सेंटर, वहां बनेगा एक सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टैंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो 4 से आप गए कहां तक, 6 तक, ठीक है, मतलब 6 सेंटीमीटर आपका था डिस्टेंस। तो ये हो गया पॉइंट O, इसको आपने पॉइंट दे दिया P। अब यहां से आपने बनाना है टैंजेंट्स, क्या करोगे सर, सबसे पहले हम बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां से आपने एक ऊपर कट मारा, एक नीचे, फिर उस तरफ से एक ऊपर एक नीचे, आपको ये पूरा प्रोसेस पता है, फिर भी बस एक बार रिवाइज करवा देते हैं ताकि आप चेक कर लें आपने यही किया है। तो ये बन गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके जो इंटरेक्शन पॉइंट है उसको आपने नाम दे दिया Q। अब आप Q से लेकर O तक की दूरी को मानेंगे अपना रेडियस और बनाएंगे एक और सर्कल जो कि P और O दोनों से पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिर्फ खाना पूर्ति करनी है, लास्ट टैंजेंट बनानी है। तो यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन्हें नाम दिया जाएगा A और B, और आप फिर बोल देंगे कि P को एक बार A से ज्वाइन करो, कुछ इस प्रकार,
P को एक बार B से ज्वाइन करो, कुछ इस प्रकार। सवाल में लिखा नहीं है तो जस्टिफाई करना नहीं है। हाँ, टेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको जरूर लिखने थे, वो मैं फटाफट आपको रिवाइज करा दूं तो लिखना होगा भैया। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं आपको कैसे लिखते हैं कुछ लोग, तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, मैं लिख नहीं रहा हूं सीधा बोल देता हूं। तो स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, सेंटेंस खत्म। दूसरा स्टेप आपने लिखा होगा, टेक अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, एनीवेयर ऑन द शीट, ऐसा आप लिख सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। तो टेक अ पॉइंट P विच इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर एट एनीवेयर ऑन द शीट। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP एंड नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज Q, ठीक है। उसके बाद टेकिंग Q एज सेंटर एंड OQ एज योर रेडियस, ड्रॉ अनदर सर्कल विच इज पासिंग थ्रू O एंड P, ठीक है। फिर आप लिखोगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द न्यू सर्कल विद द ओरिजिनल सर्कल वुड बी नेम्ड एज A एंड B। देन आप लिखोगे जॉइन P टू A एंड P टू B, वी वुड गेट आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ठीक है। यहां पे आपने स्टेप्स लिख दिए और आपका सवाल आसानी से समाप्त हो गया। ये आपका डायग्राम अगर आप देखना चाहें तो। चलिए, ये हो गया सॉल्व। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पे हम इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं क्या दिया है। अच्छा, बी पार्ट में साइड्स का रेशियो वाला दिया, मतलब लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। जिसको सर्कल वाला आसान लगता है वो सर्कल वाला करेगा, जिसको ये आसान लगता है उसने ये किया होगा। चलिए इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसको कैसे करते हैं। सर सबसे पहले जो हमारी PQ लाइन है वो ड्रॉ की जाएगी, बिल्कुल ठीक। तो आपने बनाया यहाँ पे P और इस तरफ आएगा Q जिसकी लंबाई है 7.5। उसके बाद पॉइंट P से आप लेंगे एक कितना एक्यूट एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका कितना एंगल होगा ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, पर एक्यूट होना चाहिए ये कहा जाता है। चलिए इसका रेशियो कितना चाहिए, तो सर m/n की वैल्यू है 3:1। तो हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो कैसे डिवाइड होगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे m/n इज इक्वल टू 3:1, देयरफॉर m+n वुड बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने हिस्से करोगे, 4 हिस्से। कैसे करोगे सर, कंपास पे एक फिक्स्ड हम लेंगे हमारा डिस्टेंस दोनों लेग्स के बीच में, और P पे पहली बार रख के एक कट, फिर वहीं पे रख के दूसरा कट, फिर यहां पे रख के तीसरा कट। तो एक दूसरे के सपोर्ट से चलना है भैया। P ने इसको सपोर्ट किया, ये अगले वाले को सपोर्ट करेगा, ये अगले वाले को ड्रॉ करेगा और ये लास्ट वाले को। इनका नाम क्या रखा जाता है, P1, P2, P3 और P4। अब आप क्या करेंगे, आप P4 को Q से ज्वाइन करवाएंगे कुछ इस प्रकार, और जो एंगल P4 बना रहा है आपकी इस लाइन के साथ, मतलब ये वाला एंगल, वही एंगल आपको रिपीट कहाँ करना है, 3:1 है तो मतलब P3 पे रिपीट करना है। अब एंगल रिपीट कैसे किया जाता है तो वो भी आप एक बार देख लें। तो एंगल रिपीट करने का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है कि सर्वप्रथम आप अपने कंपास पे एक फिक्स डिस्टेंस लीजिए, मतलब दोनों आर्क्स को थोड़ा दूर कीजिए और यहां पे कट ड्रॉ कीजिए, बिना इस रेडियस को हिलाए, बिना इस आर्क के रेडियस को हिलाए। P3 पे भी ऐसा ही एक कट आपने मारना है। उसके बाद आपके कंपास को वापस बंद कर देना है। उसके बाद क्या करोगे सर, निडल को रखेंगे इस पॉइंट पे, कहां रखेंगे निडल को रखेंगे इस पॉइंट पे, और फिर हम कंपास को एक्सटेंड करेंगे, मतलब ऐसे ओपन करेंगे और वहां तक लेके जाएंगे जहां पे पेंसिल यहां आर्क मारे, ठीक है। मतलब बेसिकली इस डिस्टेंस को मेजर किया यूजिंग कंपास। उसके बाद वही जो आपने डिस्टेंस मेजर किया उसे बिना हिलाए P3 पे भी एक ऐसा ही कट लगेगा, इन सच अ वे दैट जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो जो P3 है वो एग्जैक्टली P4 के पैरेलल दिखनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको और थोड़ा आगे बना दूं क्योंकि मुझे P3 बनानी है पैरेलल, तो कुछ इस प्रकार, ठीक है। जहां पे ये इसको टच कर रही है वो है आपका पॉइंट, मान लो X। अब यहां पे आप क्या बताओगे कि Px एंड PnXQ इज इक्वल टू 3:1। आपके मन की शांति के लिए आप इसको मेजर करके चेक कर लेना उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 7.2 हिस्से होंगे, दोनों हिस्सों का रेशियो 3:1 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक कैसे करना, उसका एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि भैया जैसे ये जो भी वैल्यू यहाँ पे आई, ठीक है, मान लो A आई, उसका इंटू 3 करना, इसके आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी तो 3:1 का रेशियो बनेगा।
ठीक है। और क्या था, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप 1 ड्रॉ अ लाइन पी क्यू ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। स्टेप 2 एट पी ड्रॉ अनदर लाइन विच इज मेकिंग एक्यूट एंगल विथ पी क्यू। देन the new line is to be cut into 4 parts, 4 equal parts using your compass, ठीक है। उसके बाद draw join P4 to Q. Next draw copy the angle or make the exact angle of P4 with the this क्या P4Q with P1 P4, क्या बोला मैंने यहां पे कि कॉपी या ड्रॉ एंगल बिटवीन कहां पे P2 P4 and Q to P4, ठीक है। ड्रॉ एंगल बिटवीन P4 and Q P4 and copy it, and आप लिख सकते हैं and copy it at P3, ठीक है। वैसे ही आपको कॉपी करना है। देन आप P3 को एक्सटेंड करेंगे एंड लेट इट मीट PQ at X, तो आप यहां नेक्स्ट क्या लिखोगे, एट द सेम एंगल एक्सटेंड P3 एंड मेक इट मीट टू PQ at X, ठीक है। उसके बाद X इज द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो आप लिख सकते हो PX is to X2 is equals to 3:1, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको स्टेप भी बता दिए, आपने वो वाला किया ये वाला किया, दोनों केस में आपको नंबर 3 ही मिलेंगे, ठीक है। हाँ, बट ये होता है कि जो टैंजेंट वाला कंस्ट्रक्शन है उसके स्टेप्स लिखना थोड़ा आसान है मेरे ओपिनियन में। आपने देखा भी यहाँ पे कि टैंजेंट वाले के स्टेप बोलना कितना आसान था, यहाँ पे आपको कितनी सारी चीजें कंफ्यूजिंग लगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आता है हमारा 10वां सवाल, जो क्या बोल रहा है हमसे, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एक टावर है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम उसे तब गिरने नहीं देंगे। चलिए, तो हमने पहले डायग्राम बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन किसका है भैया, एओपी का है, एओटी का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, या फिर हमारे अभिषेक सर की भाषा में हाइट एंड डिस्टेंस, जो भी नाम देते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए, सवाल बोल रहा है एक टावर है, ये रहा आपका टावर, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये रहा हमारा फुट ऑफ द टावर। यहां से 15 मीटर दूर, कितना, 15 मीटर दूर, यहीं पे हम लिख लेते लगे हाथ कि 15 मीटर दूर क्या हो रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहां से 15 मीटर दूर आपने क्या किया, एंगल ऑफ एलिवेशन बताया कितना, 60 डिग्री। तो टावर के टॉप का एलिवेशन कितना बन रहा है सर, मात्र और केवल 60 डिग्री के बराबर, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपने क्या बताना है, आपने हाइट ऑफ टावर बतानी है, ठीक है। डायग्राम में नाम लिख दिया है, लेबलिंग भी करनी है, ABC, ठीक है। अब यहां पे आप क्या बोलोगे, यहां पे आप लिख दोगे लेट हाइट ऑफ द टावर बी, लेट हाइट ऑफ द टावर बी H, ठीक है, क्योंकि देखो आपने हाइट को क्या नाम दिया है, वहां पे H दिया है, ठीक है। अब यहां पे आप क्या लिखोगे इसके बाद कि ट्रायंगल ABC, ठीक है, विथ एंगल B 90 डिग्री, विथ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन, मतलब जो भी कहानी थी उसकी पूरी कहानी यहाँ, सिचुएशन यहाँ बता रहा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक है। अब आपका कौन सा एंगल है, एंगल C है, जो कि यहाँ पे पूरा इमेज बता रहा है भाई कहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्या है। तो आप क्या लिखोगे, उसके सामने है देखो AB, तो AB अपॉन नीचे आएगा CB या फिर BC, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, tan C के। अब जो जो वैल्यू पता है वो रख दो। सर AB की वैल्यू है H, मतलब नाम रखा है हमने उसका, CB की वैल्यू है 15, tan यहां पे हो जाएगा 60 डिग्री। अब अगला स्टेप क्या होगा, तो सर अगले स्टेप में हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं, तो हम यूज कर रहे हैं tan 60, तो हम लिखेंगे यहां पे we know that tan 60 is equal to कितना, √3, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 1, tan 60 होता है √3। तो यहां पे आप क्या लिखोगे कि H/15 इज इक्वल टू √3, तो H की वैल्यू हो जाएगी 15√3। अब जरा नजर ऊपर उठा के देखिए कि आपको √3 की वैल्यू दी गई थी कहीं ब्रैकेट में, नहीं सर। अब जब √3 की वैल्यू नहीं दी गई है तो यही आपका फाइनल आंसर है। आप चाहें
तो बाद में प्रश्न पत्र खत्म होने के बाद हमेशा ऑप्शन होता है कि मल्टीप्लाई करके लिख लें। हमारे पास ऑप्शन है लेकिन हम फिर भी उसको नहीं लिखेंगे। जब इतने में ही मार्क्स मिलना है तो फिर काय को लिखें। तो हाइट ऑफ द टावर इज, आप लिखोगे यहां पे हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर आ गया 15√3 मीटर। यहां पे हो गया स्क्रीन क्लियर। और अब हम मूव करेंगे अगले प्रश्न पे जो कि है हमारे सेक्शन सी का पहला सवाल, ठीक है। सेक्शन सी मतलब हमारे अब 4 नंबर के सवाल यहां पे शुरू हो जाते हैं। 4 नंबर के सवाल, उसमें पहला सवाल है अ स्पेरिकल ग्लास वेसल। तो क्या है भैया, यहाँ पे एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है। ध्यान से पढ़ना कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से शेप्स हैं। स्पेरिकल वेसल है, फिर एक सिलेंड्रिकल नेक ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ग्लास वेसल कैसा है, ये आपने शायद देखा होगा बहुत बार लेबोरेटरी में कि नीचे है स्पेरिकल और उसकी सिलेंड्रिकल रूपी गर्दन है, ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये सिलेंडर के बारे में बता रहा भैया कि सिलेंडर का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। अभी स्पीयर का रेडियस नहीं बताया हमें। द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 9 सेंटीमीटर। अब बताया है गुरुजी ने कि रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स इट कैन होल्ड व्हेन फिल्ड फुल्ली। मतलब आपको अमाउंट ऑफ वाटर बताना है, मतलब उसकी क्या बतानी है सर, कैपेसिटी बतानी है। तो भाई जब भी कैपेसिटी बतानी होती है मतलब हम क्या निकालते हैं सर, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब ये कैसे सॉल्व करेंगे सर, पहले डायग्राम बना लें। इसमें तो जरूरत है भैया। तो नीचे एक आ जाएगा स्पेयर सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अभी इसको हम और अच्छे से बनाएंगे थोड़ा सा। तो ये आ गया मान लो आपका स्पेरिकल पार्ट, ठीक है, और उसकी एक गर्दन है सिलेंडर के रूप की। अब जब आप बोल रहे हैं कि पूरा फिल करना है, ठीक है, तो पूरा फिल करने का मतलब है जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो भी फिल होगा और जो आपका स्पेरिकल पार्ट है वो भी फिल होगा। इसका रेडियस कितना है, तो भाई इसका रेडियस है 9। अब इन जनाब की हाइट कितनी है, तो सर इन जनाब की हाइट है 8 सेंटीमीटर और इनका रेडियस कितना है, तो यहीं पे लिख दो r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, डायग्राम हमने बना लिया, कैपेसिटी निकाली मतलब वॉल्यूम निकालना है। और एक और चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे किसमें निकालना था भैया, लीटर्स में निकालना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। तो आपको इनको कन्वर्ट करने का जो रेशियो होता है वो याद होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायमेंशंस। तो डायमेंशन ऑफ स्पीयर लिख देते हम पहले, या फिर स्पेरिकल पार्ट, आप जो भी लिखना चाहें। डायमेंशन ऑफ स्पेरिकल पार्ट, तो इसके रेडियस को मैंने नाम दिया है आर, कैपिटल आर, क्योंकि ये 2 है हमारे पास, तो 9 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। इसके बाद आप लिखोगे डायमेंशंस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, अब वो कितना हो जाएगा, तो सर उसकी हाइट है 8, तो h इज इक्वल टू 8 और r हो जाएगा वहां पे 1, ठीक है। चलिए अब आप निकालेंगे यहाँ पे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू, आप यहाँ पे अच्छे से लिखोगे कि भैया वो है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर प्लस, क्योंकि दोनों चीजें साथ में आ रही है, ऐड हो रही हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ तो आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट वाइज तो यहाँ पे हमारा सवाल खत्म सा हो चुका है। चलिए अब कैलकुलेशन करेंगे। तो भैया वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालेंगे यहाँ पे, तो हम केवल यहाँ वॉल्यूम लिख रहे हैं, VOL इक्वल्स टू, स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि मैंने कैपिटल R लिया है स्पीयर के रेडियस को, प्लस कितना सर पाई r स्क्वायर h। सॉल्व करेंगे इसको, तो आप चाहे दोनों में से पाई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब आपने अगर पाई कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 4/3, आपका रेडियस है 9, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, क्योंकि आपका रेडियस था 9, अगर डायमीटर होता तो एडजस्ट करते। r स्क्वायर मतलब कितना सर, रेडियस मतलब 1 इंटू हाइट है यहाँ पे 8। चलिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये 3 सा 9, कितना बचा आपके पास सर, यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन पार्ट बच गया, जो हम अलग से स्क्रीन ले ले वहां करें, क्योंकि यहाँ तो जगह नहीं है। चलिए अलग से स्क्रीन ऐड कर लेते हैं, वहीं पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला हमने कलर चूज कर लिया ताकि आपको दिख जाए। तो वहां हमें मिला था वॉल्यूम इज इक्वल टू कलर चेंज, ये आ गया। चलिए तो वॉल्यूम मिला था हमें कितना, तो सर आपने पाई कॉमन लिया था, अंदर हुआ था 4, 3 हो गया था कैंसल, तो यहाँ 3 और एक और 9 और एक और 9 था, है ना, प्लस कितना था, प्लस था यहाँ पे सर 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 8, तो केवल 8।
अब आप यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर सॉल्व होगा। तो पाई की जगह लिख देते हैं 22/7। लेट्स सी अंदर से हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। तो 9 9 जा 81, 4 3 जा 12, तो 12 इंटू 81 प्लस 8 इज इक्वल, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो ये भी अभी भी हम वॉल्यूम ही निकाल रहे हैं, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 3 यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 9 9 3 और 4 था, वही हमने लिखा था 9 9 3 और 4। चलिए अब 12 इंटू 81 करना है, तो एक तो हो जाएगा 810, फिर 81, फिर एक और 81, तो ये 2 8 और 8 16 1 17, 8 और 1 9, तो 972। चलिए कितना 972 और प्लस 8 और करना है, तो वो भी है, तो साथ में हम लिख देते हैं फिर ही ऐड करेंगे, कहीं गलती ना हो जाए भैया। 12 22/7, तो यहाँ हो जाएगा कितना, फिर यहाँ हो जाएगा 982 प्लस 8, है ना। एक बार फिर से चेक कर लो, 2 1 2, बिल्कुल लास्ट में 2 आ रहा है, बाकी भले ही चेक ना करो, ये जरूर कर लेना कि लास्ट में तो सेम आ रहा है कम से कम। तो ये 22/7 इंटू, अब यहाँ पे करोगे 8 और 2 10, 8 और 1 9, और यहाँ पे एक 9, ठीक है। चलिए 990, क्या 990 डिविजिबल बाय 7, पहले वो चेक कर लेते हैं। तो अगर डिविजिबल है तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, क्यों कितना हो जाएगा सर 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 29 बचेगा, 7 4 जा 28, 1 बचा 10, तो 7 1 जा 7, 141 पॉइंट कितना लिखोगे 3 है तो 141.4 लिख दें, इनटू करेंगे हम 22, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, पहले तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 141.4 इंटू 22 कितना हो जाएगा सर 4 2 जा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ पे भी 2 8 2 8 कितना हो जाएगा 8 8, और यहाँ पे 2 हो जाएगा 10, 8 और 2 हो जाएगा 10 11, 8 और 2 10 11, 2 और 1 3, तो 31108, 31108 आई थिंक सेंटीमीटर में है सारी कैलकुलेशन, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे इसको आपको लीटर्स में चेंज करना है, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम यहाँ पे अभी फाइनल आंसर नहीं आया भैया, ध्यान रखना, क्योंकि वॉल्यूम इन लीटर्स पूछा है। तो अगर आपको वॉल्यूम इन लीटर्स नहीं याद था या नहीं याद है और आप नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसे याद रखते हैं सर, जहां तक मुझे याद है, मतलब जहां तक आपके गुरुजी को याद है, 1 लीटर हैज हाउ मच, 1 लीटर हैज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां पे जब हम चेंज करेंगे हमारा वॉल्यूम हो जाएगा इन लीटर्स 31108 होल डिवाइड बाय 1000, डिवाइड किया आपने, आपका वॉल्यूम आ जाएगा 31.108 लीटर्स। कितना 31.108 लीटर्स। एक बार आ जाते हैं हमारे मुख्य पृष्ठ पे, क्या किया था हमने भैया, देखो स्पेरिकल पार्ट और कोनिकल पार्ट था, डायमेंशन दिए 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग लिखा था, लॉन्ग का मतलब हाइट ही होता है, उसके बाद रेडियस दिया था स्पेरिकल पार्ट का, दोनों का वॉल्यूम निकालना था, ऐड करके हमारा फाइनल आंसर क्या आया 31.108 लीटर्स। तो जब आप सॉल्व कर लोगे, डब्बे में बंद कर दोगे इसको कि भैया कैपेसिटी ऑफ द या फिर अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेसल इज इक्वल टू 31.108 लीटर्स, ठीक है। अब चाहें तो यहाँ पे अलग रंग से बक्से में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर इन वेसल इज कितना, इज 31.108 लीटर्स। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारा आई थिंक ये 12th क्वेश्चन का ए पार्ट था, मतलब बेसिकली चॉइस है यहाँ पे, तो ए पार्ट में ये दिया था वो हमने कर लिया, आंसर हमारा आ गया 31.108, स्क्रीन क्लियर। अगला पार्ट हम देख लेते हैं बी पार्ट, जो कि इसमें अलाउड है, दोनों में से कोई एक करना था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, अब देखो यहाँ पे सिलेंडर के अंदर से कुछ निकाल रहे हैं या डाल रहे होंगे, ऐसे कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, पर कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे, या करना तो है ही। तो एक सॉलिड सिलेंडर में से आप क्या कर रहे हैं, जिसकी हाइट दी है और जिसका डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दिया है भैया, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। अब यह सवाल हम देख लेते हैं, तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो एक हमारा सिलेंड्रिकल यहाँ पे वेसल सॉर्ट ऑफ है, जिसमें से आप क्या कर रहे हैं, एक कोनिकल कैविटी निकाल रहे हैं। तो ये आपका सिलेंडर आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, गिवन दैट सेम हाइट और सेम डायमीटर है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकाला। अब देखो यहाँ पे
अगर ये सवाल वॉल्यूम का होता तो फिर चुटकियों में हो जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं आती, पर अगर क्योंकि यहाँ पे सवाल सरफेस एरिया का है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर हो जाएगा। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम मेंशन करेंगे डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब फिर सिलेंडर के डायमेंशंस क्या होंगे सर, सबसे पहले आ जाएगा हाइट, तो कैपिटल एच से लिख दो कितनी 2.4 सेंटीमीटर, वैसे दोनों की सेम ही है। डायमीटर दिया है 1.4, लेकिन डायमीटर ने कभी किसी का भला नहीं किया, हमेशा बुरा ही किया है, तो क्योंकि रेडियस चाहिए होता है तो रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद कोनिकल कैविटी है तो भैया डायमेंशंस ऑफ कोन वो भी हमें लिखना पड़ेगा, है ना। कोनिकल कैविटी के डायमेंशंस क्या है, तो सर सेम हाइट, तो h की वैल्यू कितनी है सर, h की वैल्यू है 2.4, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है उसकी जगह मैं सीधे लिख रहा हूं रेडियस, क्योंकि वो भी सेम होगा, तो 0.7 सेंटीमीटर। अब यहां पे ध्यान दें, टोटल सरफेस एरिया बोला था, तो मतलब इस पूरे का सरफेस एरिया, तो जहां जहां सरफेस है वहां वहां का एरिया निकाला जाएगा। तो हम पहले इसका फॉर्मूला डिसाइड कर लें, किसमें क्या ऐड होगा क्या सब्ट्रैक्ट होगा। तो सर सबसे पहले तो यहां पे आएगा टीएसए ऑफ सॉलिड, कौन कौन सी सरफेस है, देखो सर एक तो पक्का है कि यहाँ पे जो सिलेंडर है उसका बाहरी सतह है, जैसे हम कहते हैं सीएसए, तो आप कहोगे सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद गुरुजी ये जो अपने कोन काटा है, तो ये वाला हिस्सा जो कोन का अंदरूनी हिस्सा है ये भी तो एक सरफेस है, ये भी तो एक सरफेस है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस सीएसए ऑफ कोन, इतना हो गया। और कुछ है सर, अब टॉप और बॉटम भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो टॉप तो ओपन है, तभी तो अंदर से कोन काटा गया है, और जो अंदर का एरिया वो हमने कोन का ले लिया, लेकिन नीचे जो बॉटम है आपकी वो भी तो एक सरफेस है जिसपे ये सिलेंडर खड़ा हुआ, जिसपे सिलेंडर टिका हुआ है, तो प्लस करोगे आप यहां पे किसका, एरिया ऑफ बेस, ये तीनों का एडिशन होगा। अब सवाल यहां पे ये है, सिलेंडर का सीएसए निकालने के लिए डायमेंशन आपके पास है, कोन का सीएसए निकालने के लिए आपको एल चाहिए होता है, जो कि यहां पे उपलब्ध नहीं है। तो पहला काम क्या करना है, एल की वैल्यू निकालनी है, तो वो हम निकाल लेते हैं, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, तो एल कैसे निकलेगा, तो सर एल वुड बी कितना होता है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप वैल्यूज चेक करेंगे तो एल वुड बी अंडर रूट ऑफ 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, तो एल वुड बी अंडर रूट ऑफ कितना सर, 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 575, लेकिन डेसिमल है तो आप लिखेंगे 5.75, है ना, और 0.7 का हो जाएगा प्लस 0.49। इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो एल कितना आएगा, तो सर एल आएगा अंडर रूट ऑफ 6.25। आप चाहें तो ऐड करके देख सकते हैं, यहां पे कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 24 का होगा 5.76, सो सॉरी 5.76, ठीक है। तो 9 और 6 15, 7 4 11 1 12, 5 और 1 6। अब ये जो होगा L वुड बी इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। वैसे ये जग जाहिर है कि भैया जब 2.4 और जब 24 और 7 होगा तो तीसरा जो ट्रिपलेट होगा वो 25 होगा। फिर भी यहाँ पे हमें सॉल्व तो करना ही, अगर आपको ये याद नहीं है तो याद रखना चाहिए हमेशा जीवन में, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमें L की वैल्यू मिली कितनी 2.5 सेंटीमीटर। चलिए, फॉर्मूला हमने वहां पे ये लिख दिया थ्योरेटिकल फॉर्म में, अब हम लिखेंगे यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा शीट में, हम लिख देंगे किस फॉर्म में, तो एक्स्ट्रा शीट में हम लिख देंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। चलिए, तो आपका यहाँ पे आएगा TSA इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 2 पाई आर एच, ये आ गया सिलेंडर का, प्लस कितना सर, प्लस हो जाएगा पाई आर एल जो कि है हमारा, ये थोड़ा हवा में उड़ता हुआ पाई आर एल, नीचे आ जाओ प्रभु, तो हो जाएगा पाई आर एल जो कि है सिलेंडर, और जो बेस है वो है सर्कल, उसका एरिया तो मतलब पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर, कोन और नीचे का सर्कल। डायमेंशंस सर तीनों के पास पाई है तो पहले पाई कॉमन ले लेते हैं, वैसे कैंसिल भी हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भैया 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस है 0.7 जैसे मैं लिख रहा हूं 7/10, ठीक है, और हाइट है 2.4 जैसे मैं लिख रहा हूं 24/10, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा ईज हो जाए, ठीक है। प्लस पाई आर एल है तो मतलब पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह आप लिखोगे कितना सर 7/10, और हाइट की जगह कितना लिखोगे 25/10, प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7,
रेडियस वही है जो पूरे का था, तो 7/10, क्योंकि है तो सिलेंडर का ही बेस, ये भी 7/10। चलिए अब जो जिससे कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। 7 से 7 कैंसिल, वैसे 10 और 2 को कैंसिल करने की आपकी बहुत तेज तीव्र इच्छा हो सकती है, लेकिन वो जो 10 है वो देखो सबके पास है, तो बाद में कॉमन आ सकता है, तो अभी उसको मत कैंसिल करो, ऐसी मेरी राय। 7 से 7 कैंसिल, यहां पे भी 7 से 7 कैंसिल। चलिए अब आगे अगर आप देखेंगे तो ऊपर आएगा 2 इंटू 22 इंटू 24 होल डिवाइड बाय 100 प्लस यहां पे आएगा 22 इंटू 25 होल डिवाइड बाय 100, फिर से प्लस यहां पे आएगा 22 इंटू 7 होल डिवाइड बाय 100। अब यहां पे देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेहनत कम करने के लिए 22/100 को मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। जैसे ही मैं 22/100 को कॉमन लूंगा, अंदर आएगा यहां पे 24 इंटू 2 मतलब 48, क्योंकि 22 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां पे आएगा प्लस 25 और वहां पे आ जाएगा प्लस 7। चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो 22/10/100 माफ कीजिएगा बटे 100 इंटू 48 प्लस 7 कितना होगा, तो सर 48 प्लस 7 होगा 55, है ना। और प्लस करना है 25, तो 5 और 5 10, 5 और 2 7, 1 8। देखो हुई ना कैलकुलेशन आसान, कितना होगा यहाँ पे 80। उसका क्या फायदा हुआ सर पुत्र, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या बच गया सर 22 इंटू 8 बच गया, तो 22 इंटू 8 हो जाएगा 176, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, एक कैरी 8 दूनी 16, तो 176 डिवाइड बाय 10 विच इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो वहां पे शेप बन रहा था उसका कितना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखोगे बक्से के अंदर, बक्से के अंदर आप लिख सकते हैं कि भैया हमारा टीएसए आया, यहाँ पे टीएसए कितना आया, टीएसए आया, तो टीएसए इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये आपने किया डब्बे को बंद और यहां पे आगे आपका समस्या का समाधान। चलिए ये सॉल्व हो गया आसानी से, बी पार्ट और ए पार्ट जो आपको करना था। मेरे हिसाब से पूछो तो इसका ए पार्ट आसान था, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी कम थी, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी। मिलने 4 नंबर ही थे, एल भी निकालना था, फिर टीएसए भी निकालना था। अगर अंदर का पार्ट या नीचे का पार्ट व्यक्ति भूल गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 12th क्वेश्चन, जो क्या बोल रहा है आपसे, इन द फिगर गिवन, तो यहाँ पे जो फिगर गिवन है उसमें पी क्यू इज अ टैंजेंट, ठीक है, टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल पी क्यू बी। तो पूरा का पूरा एंगल पी क्यू बी का मेजरमेंट कितना है 120 डिग्री, ठीक है। आपने क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ क्यू ए बी। चलिए आपको निकालना है क्यू ए बी कितना होगा, तो क्यू ए बी ये कितना होगा ये आपको पता करना है। अब ये सवाल कैसे करेंगे जरा इस पे सोचो, एक मिनट हम जरा थोड़ा पतला पेन ले ले ताकि आपको दिख जाए। चलिए ये रहा आपका क्यू ए बी, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा सर, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कौन सा एंगल दिया है, पी क्यू बी दिया है, तो ये रहा पी क्यू बी कितना है, ये पूरा का पूरा 120। इसमें से यदि आप ध्यान से देखें तो सर ये एंगल है 90 डिग्री। कैसे सर, वो पी क्यू है टैंजेंट और ओ क्यू है रेडियस, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, पूरी कहानी फिर हम लिखेंगे भी, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री के बराबर है। तो मतलब सर बचा हुआ एंगल कितना, बचा हुआ एंगल हो गया 30। अब ये एंगल 30 और ये भी एंगल 30, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों है रेडियस, तो 30-30। अब दोनों एंगल 30-30 हो गए तो कितना बचेगा, तो सर वो बचेंगे यहाँ पे ये 30 डिग्री हो गया। तो कहानी का सार ये हो गया अब तक कि ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। अब जरा इस ट्राइंगल पे गौर फरमाओ, ये रहा, इसमें से ए बी है डायामीटर, ये एंगल है 90, तो हम ये एंगल आसानी से फाइंड कर लेंगे। सर वो 90 कैसा है, तो भाई डायमीटर की वजह से 90 हो गया, तो अब ये वाला फाइंड कर सकते हो। अब तक तो आप लोगों ने ओरली भी आंसर बता दिया होगा, पर अब लिख के करना है तो पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे हमारी कहानी। तो सर्वप्रथम आप लिखोगे वी नो दैट, मतलब हमें पता है कि, तो वी नो दैट क्या होता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, इसका क्या तात्पर्य है सर, इसका सीधा सीधा मतलब है कि भैया जो ओ क्यू है इट इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो देयरफॉर आप लिखोगे यहाँ पे एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पे आप लिखोगे देयरफॉर, ठीक है।
अब इतना लिख लिया हमने, यस सर। अब हम आगे बढ़ाएं कहानी को, तो एंगल पी क्यू बी, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल बी क्यू ओ, ठीक है। ये हमने लिखा कि पी क्यू ओ इज इक्वल टू प्लस एंगल बी क्यू ओ। तो इसकी वैल्यू है 120 गिवन, इसकी वैल्यू 90 आपने अभी ऊपर निकाली है, और एंगल बी क्यू ओ की वैल्यू हम यहां पे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आंसर आएगा आपका 90, 120 माइनस 90, अगर मैं वो भी लिख दूं तो 120 माइनस 90 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ बी क्यू ओ। माइनस किया आपने तो 30 डिग्री आना चाहिए आपका आंसर, दैट इज बी क्यू ओ। चलिए बी क्यू ओ की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। तो अब यहां पे हम कहां जाएंगे इसके आगे, तो सर इसके आगे हम जाएंगे यहां पे, कहां पे, इन ट्रायंगल बी ओ क्यू, इस ट्रायंगल की अब हम बात करेंगे। तो ये कहानी हमारी टैंजेंट की शायद यहीं खत्म हो जाती है, इसके अलावा टैंजेंट का कोई उपयोग नहीं है। चलो बीओ क्यू में क्या होगा, तो भाई बीओ क्यू में होगा बीओ इज इक्वल टू क्यू ओ, और वजह बहुत सिंपल है कि दोनों रेडियाई है एक ही सर्कल के। तो जब एक ही सर्कल के रेडियाई होंगे दोनों क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है बराबर होंगे। तो बीओ इक्वल टू क्यू हो, इसका मतलब अब इनकी लेंथ तो हमें पता नहीं, क्योंकि पूरा सवाल तो एंगल के बारे में, तो लेंथ से जगह एंगल पे आ जाओ, तो एंगल होगा ओ बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी। वाई, बिकॉज रीजन लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑब्वियसली। चलिए तो ओ बी क्यू मतलब यहां पे कितना है सर, ओ बी क्यू तो हमें पता नहीं है, हाँ बी क्यू ओ की वैल्यू हम निकाल के बैठे 30 डिग्री, तो ओ बी क्यू वुड बी इक्वल टू 30 डिग्री। सर आपने तो यहाँ पे ओ क्यू बी लिखा है, यहाँ पे बी क्यू ओ है, देखो कुल मिला के बीच में क्यू है, और आप एंगल चेक कर लो सेम ही है, बस नाम अलग अलग है। चलिए ये हमारे काम की बात आ गई यहाँ पे कि कौन सा एंगल 30 है, तो भैया ये वाला एंगल है 30 डिग्री। अब आ जाते हैं हम सर्कल के अंदर, यहाँ पे लिखोगे आप नाउ, ठीक है, आप लिखोगे ए बी एस डायामीटर, ठीक है। तो एक काम करते हैं ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि आसानी से नीचे तक हो जाए। नाउ ए बी एस डायामीटर, ठीक है, तो उसके हिसाब से एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आपका रीजन क्या होगा, एंगल इन सेमी सर्कल। रीजन क्या होगा, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल सर। देखो ए बी है आपका डायमीटर, तो ये होगा क्या, एंगल इन द सेमी सर्कल। चलिए तो आपके पास क्या होगा, आपके पास अब आ जाते हैं हम तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि इन ट्रायंगल ए क्यू बी क्या क्या है आपके पास। सर सबसे पहले होगा एंगल ए, जिसको हम अगर पूरा नाम लिखें तो क्या नाम है उसका, ए नहीं, एक काम करो यहाँ पे जो चाहिए हमें वही नाम लिखते हैं, क्यू ए बी प्लस ये वाला एंगल ए क्यू बी प्लस तीसरा एंगल कौन सा था, तीसरा एंगल था सर क्यू बी ए, या फिर एक काम करो ओ बी क्यू लिखा एक ही बात है, तो एक काम कर दो उसको लिख दो ए बी क्यू, क्योंकि ए और ओ एक ही लाइन में, तो ए लिखो या ओ लिखो बात बराबर ही है, और तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि भैया यहाँ पे आप लिखोगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया है इसीलिए। चलिए इनमें से क्यू ए बी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, वो आप छोड़ दीजिए। बाकी दो है यहाँ पे ए क्यू बी, मतलब जो कि है यहाँ पे कितना सर, ए क्यू बी है 90 डिग्री और उसके बाद वाला है 30 डिग्री, हमने ऊपर ही लिख दिया कैसे कौन कहाँ से आया। चलो तो क्यू ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 90 और 30 जोड़ेंगे तो 120, 180 से घटाया तो हमारा जवाब मिलेगा हमें यहाँ पे कितना सर, जवाब मिलेगा 60 डिग्री के बराबर। तो आपका जवाब आएगा ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है। यही हमसे पूछा गया था भाई क्यू ए बी का मेजरमेंट बताओ, तो हमने ये बता दिया। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था, आपका आंसर भी यही आया। बिल्कुल सर, कहाँ पे क्या लिखना है वो भी आपने एक बार देख लिया, सीखने के लिए, आज नहीं तो आगे जीवन में कभी ना कभी काम तो आएगा। ये आ गई हमारी पहली केस स्टडी, सवाल नंबर 13। ठीक है, अब सवाल नंबर 13 के ऊपर की कहानी है कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो डू यू नो। अब पता है, ईमानदारी से बताऊं तो मैंने जैसे ही ये 4 नंबर देखे मैं समझ गया किसका क्वेश्चन है, एपी का।
बाकी कहानी मैं पढ़ूंगा, लेकिन मेन यहाँ पे जो मेरे को समझ में आया कोड पैटर्न देख के, तो वो क्या है, एपी का सवाल है। चलिए अब सबसे पहले चेक वेदर द गिवन पैटर्न फॉर्म्स एन एपी, इफ यस फाइंड द कॉमन डिक्रीज एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ओके, उसके बाद राइट द nth टर्म एंड हेंस फाइंड द नंबर ऑफ स्टिचेस इन द 10th सर्कुलर रो। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। डू यू नो द ओल्ड क्लोथ विच आर थ्रोन एज वेस्ट टुडे ओनली फिल द लैंडफिल साइट। ओके ठीक है। द पिक्चर गिवन बिलो ऑन द राइट शोज द फुटमैट रग मेड ऑफ द टी शर्ट यॉन। ठीक है, तो टी शर्ट से बनी हुई है। ऑब्जर्विंग द पिक्चर यू विल नोटिस दैट अ नंबर ऑफ स्टिचेस इन सर्कुलर रो, कितने स्टिच लग रहे हैं एक रो में। जैसे पहली रो में 6 में काम हो गया, दूसरी में 12 लगे, तीसरी में 18, फिर 24। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये 2 सवाल दें। सवाल नंबर ए है यहाँ पे, तो पहले हम ए पार्ट करते हैं। तो 13 का ए पार्ट यहाँ पे किया जा रहा है। चेक वेदर द गिवन पैटर्न फॉर्म्स इन एबी। ठीक है, तो आपके यहाँ पे पैटर्न पहले हम लिखेंगे पैटर्न। तो पैटर्न क्या है भैया, तो पैटर्न है 6, 12, 18, 24। ठीक है, अब पैटर्न चेक कैसे किया जाता है, एपी है या नहीं है, तो उसमें आप चेक करते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो हम चेक करेंगे यहाँ पे 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6। तो उसके बाद लिखोगे 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6, देयरफॉर यहां पे आप लिखोगे। अब इसके बाद लिखोगे सिंस द गैप, या फिर आप ब्रैकेट में लिख दो डिफरेंस, दोनों में से कोई एक चीज लिख लो, डिफरेंस इज, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है वो मैं रेड कलर से लिख देता हूं, इज कंसिस्टेंट, मतलब एक जैसा है, कंसिस्टेंट लिख देते हैं कुछ लोग लिखते हैं फिक्स्ड। आप लिखोगे इट इज एन एपी। क्या लिखोगे, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। चलिए, मतलब गैप क्योंकि फिक्स है, कंसिस्टेंट है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज एन एपी। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे आप लिख दोगे डी, या फिर कॉमन डिफरेंस, जिसे आप ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, तो भाई कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट में जिसे डी लिखा जाता है वो कितना है, वो है 6। और सेकेंड चीज क्या लिखोगे आप, नेक्स्ट टर्म लिखना है। तो यहां पे नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी सर, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी यहां पे 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30। तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई, बिकॉज कॉमन डिफरेंस क्या था, 6 था। नेक्स्ट टर्म कैसे निकाली जाती है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करके, हमने यहाँ पे वही किया। चलो, और क्या बोला था, नेक्स्ट टर्म बोला, एक ही टर्म बोली थी, तो ये इतना करने के आपको 2 मार्क मिलेंगे क्योंकि एपी है। तो अब यहाँ पे लिखोगे, क्लियर करके मैं दूसरा पार्ट कर देता हूँ। बी पार्ट क्या है, nth टर्म निकालनी है। ठीक है, तो आपको nth टर्म निकालने के लिए an का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप लिखोगे यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हेयर, अब आप यहाँ पे लिखोगे हेयर a इज इक्वल टू है कितना, 6 से स्टार्ट हो रहा है, यस सर, एंड d इज ऑल्सो इक्वल टू 6। तो आपका an क्या हो जाएगा, तो सर an हो जाएगा a की जगह 6, n माइनस 1 एज इट इज, d की जगह भी 6। an इज 6 प्लस 6n माइनस 6। तो यहाँ पे an हो जाएगा कितना, 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो केवल 6n बचेगा। an आ गया आपका 6n। ऐसे ही बोल रहा है नंबर ऑफ स्टिचेस इन द 10th सर्कुलर रो। तो यहाँ पे नाउ, ठीक है, व्हेन n इज इक्वल टू 10 हो गया, तब क्या होगा, व्हेन n इज इक्वल टू 10, a10 वुड बी इक्वल टू, अब आपने भाई इतनी मेहनत से फॉर्मूला निकाला है तो उसको यूज करो। तो a10 वुड बी 6 इंटू 10, दैट इज 60 स्टिचेस, ऐसा कुछ लिख देना आप। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, मुझे पता नहीं है, रॉन्ग है तो मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, पर आंसर कितना आएगा, an आएगा आपका 60। तो आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में आपने लिखना होगा कि भैया in the 10th circular row number of stitches would be 60, क्योंकि 6 into n। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने वापस फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाला है तो भी मार्क्स पूरे मिलेंगे, an वाला यूज करके निकाला है तो भी मार्क्स पूरे ही मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपकी पहली केस स्टडी हो गई सॉल्व। अब आ जाते हैं दूसरी केस स्टडी पे। तो केस स्टडी 2 है, और जैसा कि मैं डायग्राम चेक कर पा रहा हूं, पक्का ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, या फिर जो दूसरा नाम अपन यूज करते हैं अभिषेक सर की भाषा में, तो H एंड D, दोनों में से जो भी आप यूज कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो यहां तो चित्र है, कुछ ऑब्जर्व करने को बोला, यहां जानकारी कम है, आगे बढ़ जाते हैं। यहां देखिए, यहां है मेन इंफॉर्मेशन। सर्वप्रथम, द टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ओके,
तो ये आपका चित्र बनेगा यहाँ पे, ये आ गया टीवी टावर जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, ये हमने बना दिया 60। फिर देयर इज पॉइंट सी, तो ये क्या था भैया पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे पॉइंट ए हमने यहां पे लिख दिया ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। देखो खुद ही बोला उन्होंने पॉइंट बी, तो ये नाम सही लिखना भैया, द पॉइंट सी ऑन द टावर विच इज, देयर इज अ पॉइंट सी ऑन द टावर विच इज 78 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, अब क्या कह रहा है, इस टावर पे एक पॉइंट सी है जो कि ग्राउंड से कितना ऊपर है, जो कि ग्राउंड से है 78 मीटर ऊपर, तो यहां पे हम लिख रहे हैं ग्राउंड से 78 मीटर ऊपर। चलिए ये हमने लिख दिया, ग्राउंड से कितना ऊपर है भैया 78 मीटर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द पॉइंट ए। ऑब्वियस सी बात है, इसका पॉइंट सी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कुछ और होगा, तो वो कितना है, वो है भैया 30 मीटर, तो इसको हम 30 डिग्री, इसको हम थोड़ा सा ऐसे बनाते कि ये रियल लगे कि ऐसा हो भी सकता है। तो ये 60 था, उसके बाद ये नहीं बहुत कम हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर, ये हो गया मान लो हमारा 30 डिग्री। ठीक है, लग भी रहा है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, चलिए आपकी बात मानते हुए ये लीजिए, तो ये हो गया पॉइंट सी जो कि जमीन से है कितना, जमीन से है 78 मीटर ऊपर, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, तो ये है 30 और इधर वाला एंगल है 60 डिग्री, ये हमने दोनों लिख दिए। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है, पहला ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अब। यहां देखो आपको हमेशा कहा जाता है डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करना, डायग्राम बनाने के 2 नंबर मिले, ए बी सी पॉइंट सब लिखा, एंगल लिख दिए 30 60 और आपको आपके नंबर मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पे अगर आपने कंपास का प्रोट्रैक्टर का यूज करके, डी का यूज करके एंगल बनाए तो और बढ़िया, 60 30 आपका बिल्कुल सही बना होगा, डायग्राम पूरा सिंक में लग रहा होगा। ठीक है, अब और दूसरा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए। तो एक तो आपको ये निकालना है पॉइंट ए, इसको हम नाम देते हैं डी। ठीक है, और दूसरा आपने निकालना है हाइट ऑफ टावर, जिसको मैं इस तरफ ड्रॉ कर रहा हूं, पर है वो पूरा किसकी बात है, वो बात हो रही है बीडी की। ठीक है, तो अब आप यहां पे क्या लिखोगे, लेट एच बी द, एच बी आप क्या लिखोगे, लेट एच बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, और आप साथ में क्या लिख दोगे, एक और चीज, टावर साथ में आप लिख दोगे, आपने आईएक्स किसको माना है, एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन फुट एंड पॉइंट ए, बिटवीन फुट एंड पॉइंट ए। ठीक है, चलिए अब यहां पे ट्राइंगल्स का यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहां पे क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो करना है, तो वो ट्राइंगल्स में ही लगता है। सबसे पहले हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल CAD, आपको दिख रहा होगा नीचे ट्राइंगल है 30 डिग्री वाला। ठीक है, आप लिखोगे AC नहीं DC अपॉन DA, DC अपॉन DA कितना हो जाएगा, तो सर DC अपॉन DA हो जाएगा, यहां पे ये है परपेंडिकुलर DC, ये है बेस, तो ये हो जाएगा tan 30 के बराबर। सामने देखो एक बार, मतलब एंगल की तरफ देखो तो 30 के ठीक सामने वाला हो जाएगा CD, 30 के नीचे वाला हो जाएगा AD, वही हमने लिखा है DA, तो DC इज परपेंडिकुलर एंड DA इज बेस। अब आपको DC की वैल्यू पता है 78, बहुत बढ़िया। आपको DA की वैल्यू निकालनी है जिसको आपने x माना है, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू tan 30 हो जाएगा 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/√3, तो x हो जाएगा 78√3 मीटर्स। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, मतलब पॉइंट A किसका, हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट A, ये आपने निकाल दिया कि डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट A इज 78√3 मीटर, ये आप डब्बे में बना के लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट, तो आप लिखोगे नाउ, क्योंकि आपने कुछ नया लिखना है यहां पे, इन ट्राइंगल BDA। ठीक है, BDA क्या मिलेगा आपको सर, एक मिलेगा BD, ठीक है, अपॉन AD या DA। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है सर, ये है tan 60, तो ये आ गया tan 60 के बराबर। अब यहां पे अगर आप देखें तो BD की जगह आप लिखेंगे H, ठीक है, अपॉन DA की जगह आप X लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू आपको पता है, पर अभी तो हम यहां लिख लेते हैं, और tan 60 हो जाएगा √3।
तो h अपॉन 78√3 इज इक्वल टू √3। तो h वुड बी 78 इंटू √3 इंटू √3, दैट इज h इज इक्वल टू 78 इंटू 3। तो h की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पे कितनी सर, 8 या 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, ठीक है, 8 या 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 7 या 21 और 1 23, 234। बस चेक करो, 8 या 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 7 या 21 और 2 23, तो 234 मीटर आ रही है आपकी हाइट। क्या कहीं √3 की वैल्यू दी है? नहीं सर, तो वरना हम रख देते यहाँ पे। तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर क्या लिखोगे डब्बे में डाल के? तो सर फाइनल आंसर आएगा डब्बे में डाल के कि हाइट ऑफ द टावर इज 234 मीटर एंड हाइट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए 78√3 मीटर्स। अब एग्जाम में अगर आपने बड़ा वाला ट्राइंगल पहले लिया है तो आपकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं आएगी, मतलब पहले आप h और x के फॉर्म में निकालेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ h + 78 लिखा होगा, लेकिन वो h + 78 नहीं होगा। वो कब होता? जब आप इसको h मानते, ठीक है। मैंने इसको h नहीं माना है, मैंने टावर की पूरी हाइट को h माना था। ये डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मैंने टावर की उस वाले पार्ट को h माना था, तब मैं लिखता h + 78। यहाँ पे मैंने पूरी हाइट को h माना है तो इसलिए h यूज किया, ठीक है। चलिए, तो हाइट ऑफ टावर 234। इसी के साथ हमारा 14th क्वेश्चन, मतलब आपका जो सेकंड केस स्टडी था वो भी पूरा सॉल्व हो गया है। डब्बे में आंसर लिखना होगा, आपको ये ध्यान है। आपकी वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। टावर का डिस्टेंस 78√3, हाइट हो गई कितनी? हाइट हो गई 234 मीटर, और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को साफ, सुंदर, स्वच्छ और मूव करेंगे अगले पड़ाव पे। तो बेसिकली अब प्रश्न पत्र खत्म हो गया, तो अगला पड़ाव क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल, सेशन का एंड। तो ये था आपका बेसिक क्वेश्चन पेपर जिसका कोड है 430/2/1/2, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पहले सेट के भी थे, 431/1 के और 431/3 के, वो हमने यहाँ पे सॉल्व किए। मेरी ऐसी आशा है कि आपका पेपर ऐसा ही गया होगा, आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स का 100% फ्री कोर्स, जहां पे किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा आपको एजुकेशन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस। आपको सारे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज नॉलेज जितना स्प्रेड करेंगे, सॉल्यूशन जितना आप दूसरों को बताएंगे, उनका भी भला होगा। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पेपर से आपको केवल सीखना है, पर लेकिन खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। व्हाट्स डन इज डन। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।